प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू सबक 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सबक 1 और सबक 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इसे वॉच नहीं किए हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सबक 3 को पढ़ेंगे, जो आप लोगों के 2027 में जो बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा होगी, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें जो है प्यारे साथियों क्या पढ़ेंगे, सबक 3 पढ़ेंगे। हम लोग इसमें अफसाना पढ़ेंगे। अफसाना का नाम फरार है, जिसके राइटर कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो हम लोग अफसाना पढ़ेंगे। अफसाना का नाम क्या है, फरार, जिसके मुसन्निफ़ यानी लेखक कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो सबसे पहले हम लोग अफसाना को समझ लेते हैं कि आखिर अफसाना किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों, अफसाना जो होती है एक ऐसी नसरी कहानी होती है। नसरी कहानी मतलब होता है जिसे आम बोलचाल की लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी होती है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। तो देखिए इस टाइप से हम लोग लिखते हैं अफसाना का डिफिनेशन। तो अफसाना क्या होती है प्यारे साथियों, अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी होती है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। ठीक है, इस तरह हम लोग लिखते हैं अफसाना के डिफिनेशन को कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी होती है। क्या होती है, यह एक नसरी कहानी होती है जो एक ही क्या होती है, नशिस्त में पढ़ी जाती है, जो एक ही बैठक में पढ़ी जाती है। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं अफसाना के डिफिनेशन को। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी होती है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। तो आई थिंक आप लोग अफसाना समझ गए। अब हम लोग जो सीखेंगे कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम क्या है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं, और इसके मुसन्निफ़ कौन है, साथ ही साथ ये कितने ईस्वी में शाये हुआ। तो देखिए उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम क्या है प्यारे साथियों। तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम जो है नसीर और खदीजा है। नसीर और क्या है, नसीर और खदीजा है, जो 1903 ईस्वी को शाये हुआ था। कितने ईस्वी को, 1903 ईस्वी को। और इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो इसके मुसन्निफ़ जो है राशिदुल खैरी है। कौन है, इसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी है। तो प्यारे साथियों, आप लोग ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम जो है क्या है, नसीर और खदीजा है, जो 1903 ईस्वी को शाये हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था। और इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो इसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी है। इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, राशिदुल खैरी है। उर्दू में मुख्तसर अफसाना का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो अब चलिए हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन की डिटेल अच्छे से देखेंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे, इसके वालिद का नाम क्या था। तो इसके वालिद का नाम के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है कौन कौन सब्जेक्ट में MA ये सब किए थे, और इसका आखिर में इंतकाल कब होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन, क्या देखेंगे प्यारे साथियों, सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार किस में होता है, तो अहम अफसाना निगारों में होता है। किस में होता है, अहम अफसाना निगारों में होता है। अहम अफसाना निगारों में सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार होता है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार किस में होता है, उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन किसके प्रोफेसर थे, यानी किस सब्जेक्ट से ये प्रोफेसर बने कॉलेज में। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे नफ्सियात के प्रोफेसर थे। किस सब्जेक्ट के, नफ्सियात के प्रोफेसर थे।
प्यारे साथियों, नफ्सियात का अंग्रेज़ी होता है साइकोलॉजी। क्या होता है? साइकोलॉजी। ठीक है, इसको हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे नफ्सियात के प्रोफेसर बने थे, साइकोलॉजी सब्जेक्ट के प्रोफेसर बने थे। और इसका जो है ख़ास मौजू यानी ख़ास सब्जेक्ट कौन सा था? मौजू का अंग्रेज़ी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू क्या था? तो नफ्सियात ही था, यानी नफ्सियात सब्जेक्ट ही इसका ख़ास मौजू था, यानी साइकोलॉजी ही इसका क्या था? ख़ास विषय माना जाता है। ओके, साइकोलॉजी इसका क्या था? ख़ास विषय यानी ख़ास सब्जेक्ट माना जाता है। तो आप लोग ये सभी बातें याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट में महारत हासिल किए? तो नफ्सियात हो जाएगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू क्या था? तो नफ्सियात था। सैयद मोहम्मद मोहसिन का मतलब जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट से लेक्चरर बहाल हुए थे? तो नफ्सियात। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है अफसानवी मजमुआ का नाम इसका क्या है? तो इसका अफसानी मजमुआ का नाम जो है अनोखी मुस्कुराहट है। क्या है? अनोखी मुस्कुराहट है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है प्यारे साथियों? तो अफसानवी मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट है। अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक ऐसा अफसानवी मजमुआ है जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ माना जाता है। कहा जाता है कि यह जो है उर्दू दुनिया में धूम मचा के रख दिया है। और ये भी कहा जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसानी मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट एक ऐसी अफसानी मजमुआ है जिसके ज़िक्र के बग़ैर जो है उर्दू दुनिया की तारीख़ शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। तो प्यारे साथियों, आप लोग ये सभी बातें अच्छे से समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश देखिए कब हुई थी? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश प्यारे साथियों 10 जुलाई कितने ईस्वी को? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। किस जगह हुई थी? तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया, उसके बाद आईए यानी इंटरमीडिएट का इम्तिहान कहाँ से पास किया, बीए कहाँ से किया, ये सभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में देखते हैं कि मैट्रिक का इम्तिहान जो है ये 1926 ईस्वी को कितने ईस्वी को? 1926 ईस्वी को प्यारे साथियों राम मोहन राय सिमेजी पटना से पास किया था। राम मोहन राय सिमेजी पटना से, कहाँ पर है ये? पटना में है। तो राम मोहन राय सिमेजी पटना से ये मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद मैट्रिक के बाद क्या होता है? तो आईए यानी इंटरमीडिएट का इम्तिहान होता है। उसके बाद इन्होंने इंटर का इम्तिहान यानी आईए का इम्तिहान जस्ट 2 साल बाद 1928 ईस्वी को पटना कॉलेज से पास किया। किस कॉलेज से? तो पटना कॉलेज से ये इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये बीए यानी ग्रेजुएशन जो है कहाँ से किए और कौन से सब्जेक्ट से? तो इन्होंने बीए की डिग्री जो है 1931 ईस्वी को, कितने ईस्वी को प्यारे साथियों? 1931 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी से। किस यूनिवर्सिटी से? तो पटना यूनिवर्सिटी से जो है नफ्सियात सब्जेक्ट से। किस सब्जेक्ट से? तो नफ्सियात यानी साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ये बीए जो है किए थे। किस सब्जेक्ट से? बीए जो है नफ्सियात सब्जेक्ट से। किस यूनिवर्सिटी से? तो पटना यूनिवर्सिटी से किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बीए के बाद क्या होता है? तो एमए होता है। क्या होता है? एमए होता है। तो इन्होंने एमए का इम्तिहान, फिर उसके बाद जो है एमए का इम्तिहान जो है 1934 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 1934 ईस्वी को नफ्सियात सब्जेक्ट से ही, किस सब्जेक्ट से? नफ्सियात सब्जेक्ट से ही फर्स्ट क्लास से पास किए थे। यानी
बहुत अच्छे नंबर लाए थे। ठीक, उसके बाद अब इसकी मुलाजमत की शुरुआत होती है। कोई भी इंसान जब पढ़ लिख लेता है तो उसके बाद क्या करता है, नौकरी करता है। तो इन्होंने 1934 ईस्वी तक एमए की डिग्री यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल जब कर ली तो उसके बाद इन्होंने 1938 ईस्वी को शोबा फ़लसफ़ा में इसे जो है आर्जी तौर पर नौकरी मिली, यानी आर्जी तौर पर जो है लेक्चरर बहाल हो गए। आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल होने का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए लेक्चरर बहाल हुए। कितने ईस्वी को, तो 1938 ईस्वी को जो है ये कुछ दिनों के लिए लेक्चरर बहाल हुए, यानी आर्जी तौर पर। उसके बाद 1948 ईस्वी को और कहाँ पर हुए थे, तो ये जो है पटना कॉलेज में। कहाँ पर हुए थे, पटना कॉलेज में। जिस कॉलेज से ये एग्ज़ाम पास किए हैं इंटर ये सब का, उसी कॉलेज में क्या होते हैं, ये लेक्चर बन जाते हैं। उसके बाद 1948 ईस्वी को जो है ये मुस्तक़ल तौर पर, किस तौर पर, मुस्तक़ल तौर पर जो है, मुस्तक़ल तौर पर पटना यूनिवर्सिटी में जो है, पटना यूनिवर्सिटी में बहाल होते हैं। किस यूनिवर्सिटी में प्यारे साथियों, तो मुस्तक़ल तौर पर पटना यूनिवर्सिटी में बहाल होते हैं, यानी परमानेंट। उसके बाद फिर उसी यूनिवर्सिटी में जो है यह 1953 ईस्वी को जो है क्या होते हैं, सदर शोबा उर्दू के रूप में, सदर शोबा जो है, सदर शोबा नफ्सियात, सॉरी यहाँ पर नफ्सियात होगा, तो सदर शोबा नफ्सियात के रूप में जो है ये मुकर्रर होते हैं वहीं पर। उसके बाद आखिर में क्या होते हैं, ये नौकरी से रिटायर कर जाते हैं। और कितने ईस्वी को रिटायर कर जाते हैं, तो 1974 ईस्वी को जो है ये मुलाजमत से सुबुकदोश हो जाते हैं। कितने ईस्वी को, 1974 ईस्वी को ये मुलाजमत से सुबुकदोश हो जाते हैं। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसके जो है 3 बेटे और 4 बेटियां थी। और मुलाजमत से 1 साल पहले यानी 1973 ईस्वी को ये अपनी अहलिया के साथ हज किए थे। क्या किए थे, हज किए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट जो है ये अफसानों का मजमुआ है। प्यारे साथियों, सैयद मोहम्मद मोहसिन की किताबों में अनोखी मुस्कुराहट जो है ये अफसानों का मजमुआ है, ये एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद है नफ्सियाती ज़ाविये जो है मज़ामीन का मजमुआ है। और लास्ट में ज़ख्म के फूल शेरी मजमुआ है। तो ये तीनों वेरी इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ज़ख्म के फूल क्या है, शेरी मजमुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। अनोखी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ है। आखिर में इसका इंतकाल देखते हैं जो ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल प्यारे साथियों 2002 ईस्वी को, कितने ईस्वी को, 2002 ईस्वी को जो है 2002 ईस्वी को इलाज के दौरान, कहाँ पर, इलाज के दौरान दिल्ली में हो गया था। इलाज के दौरान जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल इलाज के दौरान दिल्ली में हो गया था। तो प्यारे साथियों, अभी हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं जो आप लोगों के अफसाना फ़रार के मुसन्निफ़ थे। अब हम लोग अफसाना फ़रार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अफसाना फ़रार को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोग इसके बारे में अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छे से इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। अब हम लोग अफसाना फ़रार को पढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अब हम लोग अफसाना फ़रार को पढ़ेंगे जो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफसाना फ़रार में देखेंगे कि इससे पहले हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन की डिटेल पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं अफसाना फ़रार कहानी। ये क्या है, एक कहानी है, यानी अफसाना है। क्या है प्यारे साथियों, यह एक अफसाना यानी कहानी है। तो सबसे पहले इसका हम लोग मरकज़ी किरदार को देखते हैं, ठीक है।
इसका मरकज़ी किरदार यानी मेन कैरेक्टर कौन निभाए हैं? तो मेन कैरेक्टर जो है इसमें महमूद मेन कैरेक्टर निभाए हैं, तो महमूद इसका मरकज़ी किरदार है। और बाकी किरदार में आते हैं कौन कौन, देखिए। तो बाकी किरदार में महमूद के वालिद और वालदा आते हैं। महमूद के वालिद और वालदा आते हैं। उसके बाद महमूद के एक दोस्त आते हैं। महमूद के दोस्त का ज़िक्र किया गया है इस अफ़साना में, जिसका नाम अज़ीम था। क्या था? अज़ीम था। और उसके बाद महमूद के दोस्त का ज़िक्र किया अज़ीम था। उसके बाद महमूद की क्लास में, महमूद और अज़ीम की क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? महमूद और अज़ीम के साथ जो है साथ एक लड़की पढ़ती थी। एक लड़की पढ़ती थी, क्या करती थी? एक लड़की पढ़ाई करती थी, पढ़ती थी जिसका नाम क्या था प्यारे साथियों? जिसका नाम क्या था? तो खालिदा था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, देखती चलिए। तो खालिदा था। उसके बाद महमूद की शादी जो है किससे होना चाहता था? तो महमूद का शादी ज़ुबैदा नाम की लड़की से होने वाला था। तो ये सभी मरकज़ी किरदार महमूद है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अफ़साना फ़रार की मरकज़ी किरदार महमूद है, ये सभी लिख चुके हैं। उसके बाद बाकी किरदार में महमूद के वालिद वालदा का ज़िक्र हुआ है। महमूद के दोस्त अज़ीम है। महमूद और अज़ीम के साथ एक लड़की पढ़ती थी खालिदा नाम की, और शादी जो है महमूद की ज़ुबैदा से होने वाली थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक रोज़ की बात है, महमूद जो थे कौन थे? इस कहानी का मरकज़ी किरदार है। महमूद जो है बाज़ों के कमरा में जो है हिसाब बना रहे थे। क्या कर रहे थे? गणित यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हिसाब बना रहे थे। महमूद जो है अचानक इसकी माँ जो है महमूद को एकदम मतलब चीखते हुए आवाज़ में जवाब देती है। महमूद इधर आवाज़ देती है, और महमूद जो है इसकी माँ जो होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है। फरबा बदन यानी मोटा बदन उसकी माँ का होता है, और बहुत ज़्यादा इसकी माँ क्या होती है? तो बहुत ज़्यादा गुस्सा वाली होती है। महमूद की माँ जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है? गुस्सा वाली होती है। तो अचानक महमूद को जवाब देती है, और महमूद जो है मतलब भागता हुआ माँ के पास आता है, और मासूम फरिश्ता की तरह नज़रें झुकाते हुए माँ के पास खड़े हो जाता है। और महमूद को जो है कहते हैं कि बुलाओ अपने बाप को। क्या कहते हैं? महमूद को जो कहते हैं अपने वालिद को बुलाओ, यानी अपने बाप को बुलाओ। मतलब आखिर वो क्या समझते अपने आप को? बहुत ज़्यादा गुस्सा में बोलती है महमूद को कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गुस्सा में कहती है बुलाओ अपने बाप को। तो क्या होता है, उसके महमूद भागता हुआ अपने वालिद के पास जाता है और कहते हैं कि अम्मी बुला रही है। तो महमूद के वालिद बोलते हैं अब क्या हो गया? मतलब वो समझते हैं कि इसकी जो है बीवी है बहुत गुस्सा वाली है, यानी महमूद के वालिद समझते हैं मेरी बीवी बहुत क्या है गुस्सा वाली है। और कहते हैं कि महमूद की माँ कहते हैं अपने महमूद की माँ जो होती है महमूद के वालिद को कहते हैं, यानी महमूद के बाप को कहते हैं कि मेरी मिट्टी आप पलीत कर डाली। क्या कर डाली? मेरी मिट्टी आप पलीत कर डाली। आखिर आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा में कहती है। और महमूद के वालिद कहते हैं बताओ तो सही आखिर क्या बात है। उसके बाद क्या होता है, इस तरह झगड़ते बात ये होती है। तब महमूद की माँ महमूद के वालिद को कहते हैं कि आप उस मोए वकील के यहाँ क्यों जाते हैं? आप उस मोए वकील के यहाँ क्यों जाते हैं? एकदम गुस्सा से बोलती है, नहीं मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहती है। तो इस तरह जो है कहानी आगे बढ़ती रहता है। उसके बाद क्या होता है, महमूद देखता है कि माँ बाप में जो हमेशा क्या होती है झगड़ा होते रहते हैं, और उसकी माँ कभी भी महमूद को अपने बेटे को यानी महमूद को अच्छे से प्यार से नहीं बुलाती है। महमूद के वालिद बहुत शरीफ आदमी होते हैं, लेकिन माँ जो होती है ये थोड़ा सा बहुत गुस्सा करने वाली होती है। क्या होती है? गुस्सा करने वाली। तो आखिर में क्या होता है, महमूद सिर्फ 10 साल के होते हैं।
हैं। कितने साल के प्यारे साथियों? महमूद सिर्फ 10 साल की होती हैं। सबसे पहले इसके बाप का इंतकाल हो जाता है। किसका इंतकाल हो जाता है? बाप का इंतकाल हो जाता है। जैसे ही वालिद का इंतकाल होता है तो वालिदा भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यानी 10 साल की उम्र में ही महमूद क्या हो जाता है? 10 साल की उम्र में ही महमूद जो है प्यारे साथियों, महमूद जो है यतीम हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 साल की उम्र में ही महमूद जो है यतीम हो जाता है। उसके बाद महमूद अब अकेला हो जाता है और आखिर में महमूद जब यतीम हो जाता है तो मामू के मकान में महमूद रहने लगता है। कहाँ रहने लगता है? महमूद किसके मकान में रहने लगता है? ये भी एग्ज़ाम में आता है। और कितने साल की उम्र में यतीम हो जाता है? 10 साल की उम्र में। तो महमूद मामू के मकान में रहने लगता है। किसके मकान में? मामू के मकान में रहने लगता है और ये पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देता है। महमूद की एक दोस्त का ज़िक्र किया गया है जिसका नाम अज़ीम था। क्या था? जिसका नाम अज़ीम था। उसके बाद महमूद और अज़ीम एक साथ पढ़ते हैं। महमूद और अज़ीम एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन महमूद मेहनती होता है और अज़ीम को पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है। महमूद जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। इसके दोस्त अज़ीम होते हैं। अज़ीम हमेशा क्या करते हैं? इसके महमूद के दिल में कुछ ना कुछ गलत डालते रहते हैं, मन में गलत डालते रहते हैं। महमूद और अज़ीम के साथ एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम खालिदा होती है। तो अज़ीम जो होते हैं महमूद को खालिदा के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहती है ताकि महमूद का ध्यान भटक जाए। लेकिन महमूद जो है इतने मेहनती होते हैं, ये आलतू फालतू में ध्यान नहीं देते हैं। आखिर में महमूद जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ लिख कर मुकाबला का इम्तिहान दे देता है। किसका इम्तिहान? मुकाबला का इम्तिहान जब महमूद देता है पढ़ लिख कर, तो उसके बाद महमूद बन जाता है डिप्टी कलेक्टर। प्यारे साथियों, महमूद बन जाता है डिप्टी कलेक्टर। जब महमूद डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, जब इंसान को कामयाबी मिल जाती है तो आखिर में क्या होता है? शादी करना होता है। तो महमूद क्या बन जाते हैं? जब डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो इसकी शादी जो है ज़ुबैदा नाम की लड़की से फ़िक्स हो जाता है। लेकिन आगे की कहानी अगर आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा हैरत होगा। आगे क्या होता है? आगे वो होता है जो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो देखिए क्या होता है आगे। जब ये डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, उसके बाद महमूद की शादी ज़ुबैदा नाम की लड़की से होने लगती है। तो सारी चीज़ें फ़िक्स हो जाती हैं। धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही महमूद जो है लड़की वाले के यहाँ बाराती लेके जाते हैं और महमूद जैसे ही लड़की के आंगन में, यानी ज़ुबैदा के आंगन में मतलब जाती है, जैसे ही महमूद ज़ुबैदा के आंगन में जाते हैं तो क्या होता है? इसके साथ वहाँ पर औरत बहुत सारी होती है। तो औरत को देखते ही महमूद जो होते हैं, क्या होते हैं? औरत को देखते ही महमूद के जो हैं पूरे बदन हाथ यानी पूरी जिस्म कांपने लगते हैं। साथ ही साथ उसके चेहरे जो है लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि यह बोलने कभी सीखा ही नहीं। उसकी मुंह की आवाज़ भी क्या हो जाती है? ख़त्म होने लगती है। और आखिर में इसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं और आखिर में ये फ़ैसला लिया जाता है कि महमूद जो है ससुराल से वापस आ जाता है और महमूद की शादी नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आप लोगों को मैं भी बता देती हूँ आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए प्यारे साथियों, इसके साथ बचपन में कैसा सलूक होता था। तो इसकी माँ जो थी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती रहती थी। ये कभी भी अपनी माँ के आवाज़ को जो है यह बहुत ही मतलब अच्छे से नहीं सुने थे। हमेशा गुस्सा में आवाज़ सुनती थी माँ का। उसके बाद ये माँ से हमेशा डरती थी। तो माँ भी इसकी औरत ही हुई। इसके बाप लेकिन बहुत शरीफ आदमी थे, ठीक है। माँ के प्रति जो है इसके दिल में क्या होते थे? माँ के प्रति इसके अंदर में डर आ गए थे। यानी औरतों के प्रति जो है इसके महमूद के
मन में दिमाग में क्या हो गए थे, डर हो गए थे। इसे औरतों से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था बचपन से ही। इसलिए महमूद के साथ ऐसा हुआ कि महमूद जैसे ही औरतों को देखे अपने ससुराल में मतलब कदम रखने के साथ ही ऐसा होने लगा। तो इस कहानी से यानी इस अफ़साना से प्यारे साथियों, अफ़साना फ़रार का मतलब ही क्या हो जाता है, भाग जाना। ठीक है, इसलिए इस अफ़साना का किरदार, इस अफ़साना का नाम क्या रखा गया है, इस अफ़साना का नाम फ़रार रखा गया है। फ़रार मतलब ये क्या होता है, भाग जाना। तो महमूद के साथ जो ऐसा होता है बहुत गलत होता है। तो इस अफ़साना से प्यारे साथियों हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी माँ बाप को अपने बच्चों से मतलब बचपन में जो है, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप को जो है अच्छे से, प्यार से, नरमी से बातें करनी चाहिए। साथ ही साथ कभी भी बच्चे को ज़हनी तनाव का शिकार नहीं करना चाहिए। महमूद क्या हो गया था, ज़हनी तनाव का शिकार हो गया था। क्या हो गया था, यानी मानसिक तनाव का क्या हो गए थे, शिकार हो गए थे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर 2027 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों को इस नंबर पे कांटेक्ट करना है उर्दू का नोट्स लेने के लिए। किसका, उर्दू का नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें। व्हाट्सएप में 8083666293। इस नोट्स को जब आप लोग ख़रीद लेती हैं और इससे जब पढ़ेंगी तो आप लोगों के जो है 99 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यानी पूरे के पूरे नंबर आप लोगों के एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इस नोट्स का रेट कितने हैं प्यारे साथियों, तो 99 रुपये हैं, सिर्फ 99 रुपये। तो आखिर में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग अच्छे से सुन लिए होंगे, अच्छे समझ लिए और ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी था। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।